हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा आप लोगों ने डिमांड किया उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो लेकर आ गया हूं। आप लोगों का डिमांड था कि क्रिया से जो भी प्रश्न आ रहे हैं वो हमारे गलत हो जा रहे हैं। कौन सी क्रिया सकर्मक है, कौन सी क्रिया कर्मक है, कौन सी क्रिया द्विकर्मक है, कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है। इससे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में गलत हो जा रहे हैं। तो मैं उसी समस्या को समाधान करने के लिए मैं नया वीडियो लेकर आ गया हूं, जैसा कि आप लोगों ने डिमांड किया। और आज ये वीडियो देखने के बाद आपका पूरा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। किसी तरह का अब जो है वो क्रिया से जितने भी संबंधित जो गलतियां होती थी, आपका वो गलती अब नहीं होगा। इसलिए आप जो है शुरू से लेकर ये वीडियो को अंत तक देखें, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपके एग्जाम में जो भी क्रिया से प्रश्न आएंगे वो पूरी तरीके से सही बनेगा। चलिए, वीडियो में देर नहीं करना है, इसलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, वीडियो में बने रहें। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ पे क्रिया होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं क्रिया होता क्या है। क्रिया के बारे में समझते हैं। लिखा है वाक्य में जिस पद से किसी काम का करना या होना का बोध हो। वाक्य में जिस पद से किसी काम के करने या होने का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है ना। जैसे लिखना हो गया, पढ़ना हो गया, बोलना हो गया, ये हमारा क्रिया है। अच्छा, धातु किसे कहते हैं? ये भी जान लेते हैं, थोड़ा डिटेल वे में जान लेते हैं, ताकि दोबारा जो है इस चैप्टर को कहीं से भी पढ़ना ना पड़े। पूरा यूट्यूब में आप देख लीजिए, इससे बेहतर वीडियो कहीं नहीं होगा। ठीक है ना। तो धातु भी जान लेते हैं। लिखा हुआ है, इसे क्रिया का मूल भी कहते हैं। मतलब जिसको हम लोग क्रिया कहते हैं, है ना, क्रिया के मूल रूप को हम लोग यहाँ पे धातु कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये लिखना बना हुआ है ना, तो लिखना बना हुआ है लीख धातु से, है ना। तो जिससे क्रिया बनता है उसके मूल रूप को हम लोग क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्योंकि लिखना जो बना हुआ है वो लीख धातु से बना हुआ है। पढ़ना जो बना हुआ है, वो पढ़ धातु से बना हुआ है। ठीक है ना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, यहाँ पे लिखना, लिखवाना, ये सब जो है, ठीक है ना। धातु के अंत में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया बनाते हैं। धातु जो होता है उसके अंत में अगर ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो वो बन जाता है क्रिया। ठीक है ना। तो यहाँ तक की बातें समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। चलिए आते हैं अगले पेज पे, देखिए क्या लिखा हुआ। धातु के प्रकार, अगर धातु के प्रकार का बात करेंगे तो धातु के जो होते हैं यहाँ पे मूल रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला मूल धातु और दूसरा यौगिक धातु। अच्छा, मूल धातु कौन होते हैं? जो स्वतंत्र होते हैं, जो किसी दूसरे के साथ जुड़े नहीं होते, मतलब वो अलग होते हैं बिल्कुल। जैसे ज, ख, पी, सो, रो, बोल, ये सब जो है वो मूल धातु कहलाते हैं। अच्छा, यौगिक धातु कौन से होते हैं? जो स्वतंत्र नहीं होते। जैसे गया, चला, बोला, खाया। इसमें कोई ना कोई प्रत्यय जोड़कर धातु को बनाया जाता है। बोल रहा है यौगिक धातु में क्या होता है, इसमें कोई ना कोई प्रत्यय जोड़कर धातु को बनाया जाता है। ठीक है ना। धातु में प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है ना, ऐसे करके। अब यहाँ पे देखेंगे, इसके बाद जो है वो क्रिया के भेद दो आधार पर किए जा सकते हैं। ठीक है ना। क्रिया के भेद जो है वो दो आधार पर किए जा सकते हैं। व्युत्पत्ति या रचना के अगर आधार पर बात करेंगे तो क्रिया के यहाँ पे चार प्रकार होते हैं। ठीक है ना। व्युत्पत्ति या फिर रचना के आधार पर अगर बात करेंगे तो क्रिया के कितने? चार प्रकार होते हैं। और यहाँ पे स्टार करके लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न आते हैं। इसके ऊपर वाले जो है वो आपको हम डिटेल वे में बताने के लिए हम बता दिए, लेकिन वहाँ से आपके प्रश्न नहीं देखने को मिलते। लेकिन यहाँ से प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया,
तो इसमें से प्रेरणार्थक क्रिया जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इससे प्रश्न बनते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसको कहते हैं? यहाँ पे लिखा है वे क्रियाएं जिनसे यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य की प्रेरणा से कार्य कराता हो। वे क्रियाएं जिनसे यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य की प्रेरणा से कार्य कराता है। जैसे पढ़ना, पढ़ना तो क्रिया है, लेकिन कर्ता जो है खुद कार्य नहीं करता है, किसी दूसरे से कराता है। मतलब पढ़ाना, खुद नहीं पढ़ता है, किसी से पढ़ाता है ना। पढ़वाना, चलना से देखिए चलाना या फिर चलवाना, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे भी अगर हम आगे भी इसको बांटेंगे तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और उसके आगे आता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया मतलब धातु के अंत में हमारा लगा रहेगा आना। धातु के अंत में लगा रहेगा क्या? आना। आना प्रत्यय लगा रहेगा। देखिए जैसे यहाँ पे देखना है तो दिखाना, दिखाना। उठना है तो उठाना, सोना है तो सुलाना, रोना है तो रुलाना, ठीक है ना। लेकिन आपके जो एग्जाम में आता है वो केवल पूछा जाएगा कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक है, मतलब छांटना है क्रिया, तो ये आता है बस केवल। प्रथम प्रेरणार्थक से प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं बनता है, फिर भी हम बता देते हैं। चलिए जैसे एग्जाम्पल का बात करेंगे यहाँ पे, और तो यहाँ लिखा हुआ है माँ ने, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माँ ने बच्चे को सुलाया। माँ खुद नहीं सोई, बच्चे को सुलाई। पिता ने गगन ताजमहल दिखाया। गगन को ताजमहल दिखाया, को छूटा हुआ है। पिता ने गगन को ताजमहल दिखाया, देखा नहीं दिखाया, यहाँ ये बात हो रहा है। कविता ने जमीन से फूल उठाया, ठीक है ना। संजीव ने गीता को रुलाया, ठीक है, किसी दूसरे को काम करवा रहा है। देखिए द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया ये भी आपके एग्जाम में नहीं आते, लेकिन फिर भी अगर कहीं कभी कभी आ जाए तो उसके लिए हम बता दे रहे हैं। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जो होता है धातु के अंत में वाना, वाना शब्द जो प्रयोग किया जाता है तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में होता है। जैसे देखिए देखना है तो दिखवाना, ठीक है ना। उठना है तो उठवाना, सोना है तो सुलवाना, रोना है तो रुलवाना, ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। गीता ने अपने पति से खाना बनवाया। गीता ने अपने पति से क्या किया? खाना बनवाया। सीमा ने कमल से पत्र लिखवाया, देख रहे हैं ना, खुद लिखा नहीं, लिखवाया। मैंने सोनू को कपड़े खरीदवाए। मैंने सोनू को कपड़े खरीदवाए, कुछ इस तरह से। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ वो देखते हैं। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया किसको कहते हैं वो अब देखेंगे। जब क्रिया दो या दो से अधिक धातु के मेल से बनता हो, जब क्रिया दो या दो से अधिक धातु के मेल से बनता हो तो उसको बोलते हैं संयुक्त क्रिया। उसको क्या बोलेंगे? संयुक्त क्रिया। जैसे देखेंगे मैं कक्षा शुरू होते ही पढ़ने लगा। देखिए पढ़ने लगा, ये पढ़ाने लगा। मैं कक्षा शुरू होते ही पढ़ाने लगा, तो दो चीज मिला हुआ है, पढ़ाने और लगा। कविता 10 बजे घर से निकल गई या फिर निकल पड़ी, तो निकल पड़ी संयुक्त है ना। यहाँ पे दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बना हुआ क्रिया है, इसलिए ये संयुक्त क्रिया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस ऐसे ही एग्जाम्पल लिखा हुआ है और आप एग्जाम्पल खुद से भी पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नाम धातु क्रिया देखते हैं, नाम धातु क्रिया क्या है, ठीक है ना। नाम धातु क्रिया को देख लेते हैं। नाम धातु क्रिया जो होता है, नाम धातु क्रिया का बात करेंगे हम, तो नाम धातु क्रिया जो होता है संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण से, संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण से जो बनने वाली क्रिया होता है उसको नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा से बनने वाला क्या है? संज्ञा से बनने वाला मान लेते हैं शर्म, शर्म से बनना है शर्माना। गाली, गाली से बनना है गरियाना, ठीक है ना। लालच से बनना है ललचाना। लाठी से बना हुआ है लठीना, ठीक है ना। हाथ से बना हुआ है हथियाना।
रिस से बना है रिसाना, लात से बना है लतियाना, बात से बना है बतियाना। तो ये सब जो है वो नाम धातु क्रिया है, या फिर संज्ञा से बना हुआ है, या फिर सर्वनाम से बना हुआ है, या फिर विशेषण से बना हुआ क्रिया है, इसलिए नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना। पुलिस ने चोर को लठिया दिया, पुलिस ने चोर को लठिया दिया मतलब लाठी से मार दिया, तो ये नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सर्वनाम से बना हुआ है, सर्वनाम से बना हुआ देखिए अपना, अपना सर्वनाम है ना, उससे बना हुआ है अपनाना। विशेषण से बना हुआ है गर्म, विशेषण क्या है यहाँ पे देखेंगे, गर्म जो है विशेषण है, और गर्म से बना हुआ है क्या, गरमाना। चिकना, चिकना का बना हुआ है चिकनाना, देख रहे हैं ना, ये विशेषण से बना हुआ क्रिया है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, ये देखिए पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करते ही उसी क्षण उसी समय दूसरी क्रिया में प्रवृत्त या फिर लग जाए, प्रवृत्त हो जाए या फिर लग जाए, तो जो क्रिया पहले समाप्त होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अगर जैसे देखेंगे तो देखिए जैसे में क्या लिखा हुआ है, सुशील ने झाड़ू लगाकर भोजन पकाया, सुशील ने झाड़ू लगाया उसके बाद भोजन पकाया, तो सबसे पहला काम कौन किया, झाड़ू लगाने का, इसलिए पूर्वकालिक क्रिया झाड़ू लगाना हो जाएगा। सुमन पूजा करके विद्यालय जाती है, सुमन जो है पहले पूजा करती है फिर विद्यालय जाती है, तो पूजा करना यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया है। त्रिवेंद्रम ने खेत जोतकर पानी लगाया, तो पहले खेत जोता, तो ये पूर्वकालिक क्रिया आएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कर्ता, काम को जो करने वाला होता है उसको बोलते हैं कर्ता, काम को करने वाला जो होता है उसको बोलते हैं क्या, कर्ता, या फिर कार्य को करने वाला जो होता है वो कर्ता होता है। अच्छा, कर्म, वाक्य में किसी कार्य का प्रभाव कर्ता के अतिरिक्त जिस वस्तु या व्यक्ति पर पड़ता है उसे बोलते हैं कर्म। वाक्य में किसी कार्य का प्रभाव कर्ता के अतिरिक्त जिस वस्तु पर या फिर व्यक्ति पर पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं कर्म। ठीक है ना। अच्छा, क्रिया का मतलब तो कार्य होता है या फिर काम होता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ अगर एक एग्जाम्पल का बात करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, मोहित क्रिकेट खेलता है, तो मोहित यहाँ पे कर्ता का काम किया, करता है ये, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक है ना। क्रिकेट, क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म, क्रिकेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म। और खेलता है, तो खेलता है यहाँ पे क्या है, क्रिया। कर्म को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। और क्रिया को तो वह बोलते हैं, वह बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं, जो स्टार बना हुआ है आप देख लीजिए। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, एक तो पूर्वकालिक क्रिया, वो तो आता ही है। ठीक है ना। और यहाँ से जो प्रश्न आते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आपका। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, दो भेद होते हैं कर्म के आधार पर, कितने, दो भेद, एक तो सकर्मक दूसरा अकर्मक। लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कौन सा सकर्मक है कौन सा अकर्मक है, हम आपको क्लियर करवाते हैं। देखिए सकर्मक क्रिया, अगर सकर्मक क्रिया का बात कर रहे हैं तो इनमें क्रिया के व्यापार फल, व्यापार फल कर्ता पर पड़ता है। इसमें मतलब क्रिया का व्यापार फल जो होता है ना वो कर्ता पर पड़ता है, या फिर बोल सकते हैं वाक्य में जब क्रिया कर्म के साथ आती है, वाक्य में जब क्रिया जो आती है वो कर्म के साथ आती है, चाहे कर्म वाक्य में अदृश्य है। कभी कभी कर्म जो होता है ना वो वाक्य में आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो जनरली जो होता है वो दिखेगा नहीं, कभी कभी मतलब लिखा नहीं रहता है कर्म, लेकिन वो क्रिया जो होता है वो कर्म के साथ आता है, उसको बोलते हैं सकर्मक। अगर देखेंगे सकर्मक का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो स जोड़ कर्म जोड़ क, मतलब सहित कर्म, मतलब कर्म के सहित। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कर्म के सहित। ठीक है ना।
इसका एग्जाम्पल अब देखते हैं। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, देखो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पे खेलना जो है वो क्या है, सकर्मक क्रिया, क्योंकि क्या करते हैं बच्चे, क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पे क्रिकेट क्या है, यहाँ पे कर्म है, और खेलना क्या है, क्रिया है। तो ये क्रिया जो है वो सकर्मक क्रिया होगा। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी लिखा रहेगा बच्चे खेलते हैं, तो हमको समझ जाना है वो सकर्मक क्रिया है, क्रिकेट नहीं भी लिखा रहेगा तो भी। जानवी, जानवी पढ़ रही है, जानवी पढ़ रही है, देखिए तो यहाँ पे ये भी सकर्मक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है किताब पढ़ रही है या पत्र पढ़ रही है, लेकिन जानवी जो है वो पढ़ रही है। हम यहाँ पे बोल सकते हैं जानवी किताब पढ़ रही है। विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं, तो ये सारा जो है, शुभम खेल रहा है, ये सारा जो है सकर्मक क्रिया है। यहाँ पे लिखा भी है चाहे कर्म का वाक्य में अदृश्य हो मतलब कर्म जो है अगर पता ना भी चले तो भी हमको यहाँ पे सकर्मक क्रिया ही लगाना है, क्योंकि कभी कभी कर्म जो होता है वो दिया नहीं रहता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सकर्मक का ही अगर बात करेंगे तो सकर्मक में भी और भी चीजें आती है, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। सकर्मक का बात करेंगे तो सकर्मक में से एक तो होता है एक कर्मक क्रिया, मतलब जिस क्रिया के साथ एक कर्म आता है उसको बोलते हैं एक कर्मक क्रिया। जैसे पंकज व्याकरण पढ़ रहा है, ये एक ही कर्म है ना। रोमा कहानी लिख रही है, एक ही कर्म है, ठीक है ना। दूसरा आता है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। जिस क्रिया के साथ दो कर्म आते हैं, जिस क्रिया के साथ दो कर्म आते हैं उसको बोलते हैं द्विकर्मक क्रिया, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, द्विकर्मक क्रिया बोलते हैं जिस क्रिया के साथ दो कर्म आते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है रामू कक्षा में व्याकरण पढ़ रहा है। रामू क्या कर रहा है, कक्षा में व्याकरण पढ़ रहा है। तो एक तो हो गया यहाँ पे कक्षा और दूसरा हो गया व्याकरण, तो ये द्विकर्मक हो गया, दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। प्रीति कलम से कहानी लिख रही है, तो कलम तो हो गया एक ऑब्जेक्ट, कलम तो हो गया मेरा एक ऑब्जेक्ट, और दूसरा हो गया ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, कहानी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं द्विकर्मक क्रिया। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अकर्मक क्रिया, लोग यहाँ पे और ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि अकर्मक क्रिया कौन होगा। देख लीजिए इसमें से कैसे, किस तरह से हम लोग जानेंगे कि कौन अकर्मक क्रिया होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। लिखा है जिस क्रिया के व्यापार का फल केवल कर्ता पर पड़े अथवा वाक्य में क्रिया सदैव बिना कर्म के आए, ठीक है ना। फिर से पढ़ लेते हैं। जिस क्रिया के व्यापार का फल केवल कर्ता पर पड़े, कर्म पर नहीं पड़े, केवल कर्ता पर पड़े, अथवा वाक्य में क्रिया सदैव बिना कर्म के आए, क्रिया जो आएगा बिना कर्म के आएगा। अच्छा, नोट में एक चीज और लिखा है जो महत्वपूर्ण है, यहाँ पे देखेंगे अकर्मक क्रिया का पता लगाने के लिए क्या का प्रश्न करते हैं, क्या का प्रश्न करते हैं। जैसे अंजलि सो रही है, अंजलि क्या कर रही है, अंजलि क्या कर रही है, तो सो रही है, तो यहाँ पे पता चल रहा है सो रही है। पक्षी उड़ते हैं, पक्षी क्या करते हैं, उड़ते हैं, तो ये अकर्मक क्रिया पता चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म जो है इसके साथ नहीं लगा हुआ है, और यहाँ पे जो क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, क्रिया का फल पड़ रहा है, वो केवल कर्ता यानी अंजलि पे पड़ रहा है। दूसरे एग्जाम्पल में पक्षी उड़ते हैं तो पक्षी पे पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये सारा जो एग्जाम्पल है वो हमारा क्या है, अकर्मक क्रिया का है। शिव शिव वचन दौड़ता है, शिव वचन क्या करता है, दौड़ता है, और यहाँ पे शिव वचन पे जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, क्रिया का फल पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। राहुल नहाता है, रेखा रोती है, रेखा रोती है, इंदु तैरती है, मनीष चलता है, मनीषा चलती है, रामा भागती है, पूजा जाती है, ठीक है ना, पूजा जाती है, बैजू खांसता है, ठीक है ना। अच्छा, हेमंत हंसता है, हेमंत हंसता है। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं, इस तरह के जो वाक्य हैं, वो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और जो प्रेरणार्थक क्रिया जो एग्जाम में आते हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको जो है वो बेहतर तरीके से देख लेना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल से आपका क्लियर ही हो गया होगा।
चलिए इसके आगे देखते हैं। एक नाम धातु क्रिया होता है तो उसको भी हम देख ही लेते हैं, नाम धातु क्रिया क्या होता है, ठीक है ना। आज क्रिया पूरा समाप्त ही कर लेते हैं, उसके बाद क्रिया का झंझट ही खत्म हो जाएगा। नाम धातु क्रिया किसको कहते हैं वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नाम बोधक क्रिया संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया का जोड़ना यह क्रिया बनाती है। मतलब कहने का मतलब संज्ञा या सर्वनाम के साथ अगर हम क्रिया जोड़ देते हैं, देखिए जैसे अनिमा प्रीति से दुश्मनी निकाल रही है, तो दुश्मनी क्या हो गया यहाँ पे, दुश्मनी जो हो गया यहाँ पे विशेषण हो गया, और वो निकाल रही है तो यहाँ पे क्रिया जुड़ा हुआ, ठीक है ना। इसी तरह के और भी एग्जाम्पल है, नीतीश किसी भी लड़की की तरह आंख नहीं उठाना। नीतीश किसी भी लड़की की, नीतीश यहाँ पे देखेंगे, चलिए यहाँ पे देखेंगे ये सेंटेंस जो है सही से नहीं लिखा हुआ है, ये सेंटेंस सही नहीं है। अगला सेंटेंस देखते हैं, अंशु का स्वस्थ होना शुभ संकेत है। तो यहाँ पे देखिए स्वस्थ होना, ठीक है ना, स्वस्थ मेरा क्या है, संज्ञा है, और होना यहाँ पे क्रिया जोड़ के बना दिया गया ये नाम बोधक क्रिया, ठीक है ना। नोट में लिखा हुआ है इसका प्रयोग मुहावरे के रूप में ज्यादातर होता है। ये ऐसे भी आपके एग्जाम में नहीं होता, लेकिन हम क्रिया करवा रहे हैं तो क्रिया से जितने भी क्रिया बनते हैं वो सभी के बारे में करवा दे रहे हैं, और ये क्रिया जो है आपके एग्जाम में जनरली पूछा नहीं जाता। ज्यादातर आपको देख लेना है प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ये क्रिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% आएगा और आपका सवाल बन जाएगा इससे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्रियार्थक क्रिया, देखिए क्रियार्थक क्रिया को ही देख लेते हैं। क्रियार्थक क्रिया किसको कहते हैं, जब कोई क्रिया संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो शराब पीना ये जो है क्रिया ही है, लेकिन क्रिया का प्रयोग यहाँ पे संज्ञा है, शराब जो है संज्ञा है और उसका प्रयोग क्रिया के रूप में किया जा रहा है। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो ये क्रियार्थक क्रिया है। पढ़ना लिखना सभी के लिए आवश्यक है, डरना मना है, थूकना मना है, धूम्रपान करना निषेध है, यहाँ रुकना सही नहीं है, ज़्यादा बोलना नुकसान हो सकता है। ये सारी क्रियाएं जो है वो क्या है, क्रियार्थक क्रिया के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुकरणीय क्रिया, अनुकरण के माध्यम से जो क्रिया बनती है वो अनुकरणीय क्रिया होता है। लिखा है किसी शब्द का अनुकरण करके किसी शब्द का अनुकरण करके क्रिया की पुनरावृत्ति प्रदर्शित की जाती है। किसी शब्द का अनुकरण करके क्रिया की पुनरावृत्ति का मतलब रिपीटेशन, क्रिया रिपीट किया जाता है। जैसे खटखटाना, बड़बड़ाना, हिनहिनाना, ठीक है ना। यहाँ पे मिमियाना, घुर्राना, देख रहे हैं, टटराना, ये फड़फड़ाना, ये सारी जितना भी क्रिया है वो क्या है, अनुकरणात्मक क्रिया है, अनुकरणीय क्रिया के अंतर्गत आता है। अब देख लेते हैं एक लास्ट बचा हुआ है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उसके अर्थ को स्पष्ट करती है। जैसे ता है, ती है, ता था, रहा है, रही है, गा गी गे, ये जितने भी क्रियाएं हैं वो क्या है, यहाँ पे सहायक क्रिया के अंतर्गत आएगा। आई होप क्रिया से जितने भी संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे वो सारे अब बन जाएंगे। और हमने क्रिया को जिस तरीके से पढ़ाया पूरा यूट्यूब पे देख लीजिए, पूरा क्रिया जो है इस तरह से कोई नहीं पढ़ाया है, पूरा जो है क्रिया को हमने समाप्त कर दिया है। जितने भी क्रिया के भेद होते हैं वो सभी खत्म कर दिए हैं। जितने भी आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएंगे वो सभी अब बन जाएंगे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ये इससे प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएंगे। इसलिए आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लेना है और आपको हमारे चैनल पे बने रहना है। एक से एक वीडियो और भी ला कर देंगे। जो आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं वैसे वैसे टॉपिक से हम प्रश्न यहाँ पे बनाएंगे, वैसे वैसे टॉपिक को यहाँ पे लेके आएंगे। और आप जो है वो वीडियो को लगातार देखते रहिए, बहुत ही फ़ायदा होगा। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।
और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है ना। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, नया टॉपिक लेके आएंगे, और वो भी टॉपिक आपके डिमांड के अकॉर्डिंग होगा। आप अपने अकॉर्डिंग डिमांड कर सकते हैं, उसी पे ये टॉपिक आएगा। थैंक यू।